इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है जितना हमारे आईसी इंजन यूज हो रहे थे उनसे ज्यादा या कुछ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2025 का टारगेट है कि हर नेशनल हाईवे के दोनों साइड्स पे आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर्स देयर विल बी अ चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो अगर सिटीज या मतलब पूरे ही व्हीकल्स, हमने कार्स व्हीकल्स पूरे ही पकड़ लो, अगर ईवीज में टर्न आउट कर दिए, पूरे ईवीज कर दिए, जो भी ट्रक्स है, कार्स है, बाइक्स है, अभी हो ही रहे धीरे धीरे करके, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अभी हाइब्रिड्स भी बहुत सारे मॉडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, पेट्रोल पे भी चलती है, डीजल पे भी चलती है, और सेम उसको हम बैटरीज पे भी चला सकते हैं। तो वो गाड़ियाँ कितनी इफिशियंट है और उनका यूज कैसे कर रहे हैं सब लोग? अगर हम इंडिया के बारे में सोचे, भारत के बारे में सोचे, तो थोड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत है ईवी में। अभी ये सबसे बड़ा जो अगला बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दैट इज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड। जैसे कि आपको पता है कि द सोशल लर्न चैनल पे हम अलग अलग इंडस्ट्री से अलग अलग एक्सपर्ट को बुलाते हैं और उनकी मदद से हम अलग अलग इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं। तो आज का हमारा पॉडकास्ट का जो भी टॉपिक रहने वाला है, जो भी पूरा पॉडकास्ट होने वाला है, वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट ईवीज पे होने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे, जो कि अभी 2024 में 2020 आने वाले सालों में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहने वाला है और उस पे सभी लोग बातें भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को डाउट भी है कि क्या चीजें अच्छी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अच्छे हैं, हाइब्रिड व्हीकल अच्छे हैं, जो पुराने हमारे इंजन वाले पेट्रोल डीजल डाल के हम व्हीकल चलाते हैं वो अच्छे। तो ये सारी चीजें आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि क्या बेटरमेंट रहेगी इन्वायरमेंट के लिए, अपने जो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होने वाला है उसमें क्या बेटरमेंट रहेगा, ईवी, हाइब्रिड या हमारे जो पुराने इंजन हम यूज कर रहे थे। तो इन सारी चीजों पे आज डिस्कशन होगा। उसी के साथ साथ जो हमारे साथ गेस्ट आए हैं जो ईवीज पे सारे डिस्कशन करने वाले, उनके बारे में थोड़े से मैं ग्लिम्स बता देता हूँ। वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उनको हमसे ज्यादा ही पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के बारे में। साथ ही साथ वो एक टीचर है नासिक में, मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था, जो कि एक एजुकेशनल संस्था है जहाँ पे वो टीचर है और वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को वो गाइड करते हैं इन सारी चीजों के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो एक कंटेंट क्रिएटर भी है जो कि यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ईवी के रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अपलोड करते हैं। आप उनका यूट्यूब चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे और चीजें जानने को मिलेगी। उनके मैसिव फॉलोइंग है यूट्यूब पे भी, जहाँ पे वो सारा इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड कंटेंट अपलोड कर रहे हैं पिछले 3 या 4 सालों से, आई गेस। सो ये रहेगा आज का पूरा पॉडकास्ट का जो भी होने वाला है, इसके बारे में ये छोटे से हम ग्लिम्स मैंने आपको बता दी। तो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर प्रसाद जोशी सर ऑन आवर पॉडकास्ट। वेलकम सर। थैंक यू। सो मुझे जितना पता था, जितना थोड़ा बहुत मुझे जानने को मिला आपके पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम चैनल से आपके बारे में, तो वो मैंने बता दिया। तो इनिशियली बाकी के चीजों में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को आपके बारे में दो, आपकी जर्नी के बारे में दो, और ईवी में आप क्यों इतना इंटरेस्ट लेके काम कर रहे हो उसके बारे में दो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बातचीत कर रहा है, क्योंकि जो बदलाव होता है, बदलाव के साथ अगर हम भी बदल जाए तो हम जरूर समाज के लिए और देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो मैं एक छोटा सा क्रिएटर हूँ, बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक पैशनेट टीचर हूँ। मैं पिछले 11 साल से मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था में असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कर रहा हूँ। एंड वो मैंने चूज किया है, मैंने वो ऑप्ट किया है। क्या हो जाता है टीचिंग में, एक बहुत बड़ा हर्डल इंडिया में स्पेसिफिकली हुआ है कि कुछ नहीं हुआ तो टीचर बन जाते हैं। तो वैसा नहीं है मेरा, दैट इज माय पैशन एंड आई कुड एक्सप्लोर दैट बेटर बाय यूजिंग कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको ग्लोबल करता है। जब मैं केबीटी में टीच कर रहा हूँ, आई एम वेरी मच लोकल, सिर्फ 4-5 हजार लोग मुझे जानते हैं, बट जब मेरा कंटेंट यूट्यूब पे आता है, इंस्टाग्राम पे आता है, मेरे कंटेंट में क्वालिटी है, तो मैं लाखों लोगों तक एट मिनट पहुंच जाता हूं। मतलब मैं 1 सेकंड का भी कुछ अपलोड कर दूं, ईवी या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है इतना भी बता दूं, तो पूरे विश्व में फैल सकता है, बहुत सारे लोग देख सकते हैं। हाँ, तो वो मेरा मेन इंटेंशन था कि अपने पास जो कुछ है वो देना चाहिए। तो पिछले 3 सालों से मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बात कर रहा हूँ। और वो चूज क्यों किया
क्योंकि मुझे एक स्टैटिस्टिक्स मिला था, आई स्टिल रिमेम्बर, कोविड टाइम था, मैं कुछ पढ़ रहा था और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और WHO ने एक स्टैटिस्टिक्स जारी किया था। इसमें ऐसा बताया गया था कि कोविड में तो बहुत सारी मौत हुई, बट एक साल में अक्रॉस वर्ल्ड 10 मिलियन लोग मारे जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। एयर पोल्यूशन, हाँ सॉरी, 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग। ओके, सो 12 महीने में 10 लाख लोग सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से मर रहे हैं, वो कोई नहीं देख रहा। और उसका जो मेन रीजन है, एक तो है कि हमारा आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल चलाना, जो सिटी में बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट करता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है वो मोस्ट ऑफ इट इज बेस्ड ऑन कोल। सो कोल जला के हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं जिसमें बहुत सारा पोल्यूशन होता है। सो ये दो मेन चीजें मैंने फोकस करना चालू किया, तब से मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अवेयरनेस लाना चालू किया और सोलर फोटोवोल्टाइक्स पे भी लाया, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ यूज करके काम नहीं होने वाला। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी आप थर्मल से ही चार्ज कर रहे हो तो अल्टीमेटली सेम ही चीज हो रही है, वही हो रहा है, आप सिर्फ धुआं शिफ्ट कर रहे हो। जो सिटी में धुआं होना चाहिए था वो थर्मल पावर प्लांट में हो रहा है। Right. तो यू हैव टू आल्सो शिफ्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन सिस्टम सच एज सोलर फोटोवोल्टाइक। ओके, सो ये मतलब मोटो क्या था ये सारी चीजें करने के पीछे, तो ये हमें क्लियर हो गया अभी। सो आगे वाला मतलब बेसिक से क्वेश्चंस रहने वाले, पहले जो 4-5 रहेंगे वो कॉमन है, सबको वो क्वेश्चंस आते जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो भी अब इवोल्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली है जितना हमारे आईसी इंजन यूज हो रहे थे उनसे ज्यादा, या कुछ? ओके, अभी इसके ऊपर अगर हम रिसर्च करें तो बहुत सारे पहलू है इसके ऊपर। जैसा लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, पहले तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल थॉमस डेवनपोर्ट नाम के एक रिसर्चर थे, उन्होंने 1834 में बनाया था। सो अभी चल रहा है 2024, सो यू कैन कैलकुलेट कितने साल हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल आके। दूसरा, आईसी इंजन जो है उसमें बहुत सारी कमियां थी तब। अगर आपको पता है कि रिक्शा हम सब यूज करते हैं, रिक्शा में एक क्रैंक होता है, हमें जोर से पुल करना पड़ता है तब रिक्शा चालू होती है। अभी तो उसमें ऑटो स्टार्ट मोटर वगैरह आ चुका है। तो तब सबसे बड़ा इशू ये था कि आईसी इंजन इजीली स्टार्ट नहीं हो सकता। आईसी इंजन को इनिशियल टॉर्क देना पड़ता है और वो हम अभी मोटर के थ्रू देते हैं। हम बटन दबाते हैं, वो मोटर चलती है, फिर आईसी इंजन चलता है। तो पहले तो इलेक्ट्रिकली होता है, फिर आईसी इंजन चलता है। तो ये तब नहीं था। तो स्पेसिफिकली जो लेडीज थी, फीमेल थी, उनको बहुत सारी परेशानी फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको हर टाइम बुलाना पड़ता था कि भाई आ जाओ, हाँ आप कर लो। तो हर चीज के कुछ अच्छाई और बुराई होती है, और रिसर्च जब आप करोगे, आपने जो सवाल पूछा है उसके ऊपर आ रहा हूं मैं कि सही में अच्छी है क्या, तो आपको इसमें 50-50 देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ा रिसर्च का टॉपिक है। अगर हम इसको नैरो डाउन करें और सिटी लेवल पे आए, जैसे अगर कुछ ब्रांड्स है जो बहुत चल रहे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हमें मार्केटिंग नहीं करना है उनका, बट फिर भी हमें पता है कि वो हमें मार्केट में दिख रहा है। उनसे पॉजिटिव बात क्या हो रही है, सिटी में पोल्यूशन घट रहा है, राइट। बट अगर आप जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, वो बैटरी बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है या मोटर बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया जा रहा है, अगर उसके लिए हम नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, देन इट इज नॉट एज वर्थ एज इट शुड बी। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है, मैं आपको थोड़ी एकदम थिन लाइन है। आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल में क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग पेट्रोल डीजल। पेट्रोल डीजल इंडिया में अवेलेबल नहीं है, राइट। ये कुछ 2 साल पुराने स्टैटिस्टिक्स है, 8 लाख करोड़ रुपया हमें पेट्रोलियम इंपोर्ट के लिए लगता था इंडिया में लाने के लिए। और कोल की बात करें तो कोल भी इंडिया में अवेलेबल है, बट हाई कैलोरीफिक वैल्यू का कोल नहीं है। मतलब जो कोल ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए ऐसा कोल नहीं है। तो हम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन देशों से कोल इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे वो मिक्स करते हैं हमारे कोल के साथ और फिर थर्मल पावर प्लांट चलता है। ओके, तो अगर हम इसको अच्छी तरीके से देखें तो जब इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल हो, ओके, और जो बैटरी है वो उसमें से निकल जाए या कम हो जाए, छोटी हो जाए, और वो हाइड्रोजन पे चले, हाँ, तब वो एक्चुअली एनवायरमेंटल सस्टेनेबल रहेगा। अभी क्या हो रहा है कि लिथियम मुझे लाना है। अभी इंडिया में अगर आपको पता हो तो जम्मू कश्मीर में और राजस्थान में 2 रिसोर्स मिले हैं लिथियम के। तो अभी क्या होगा, लाखों टन मिट्टी निकाली जाएगी। मतलब हम अर्थ को परेशान करने वाले, डिस्टर्ब करने वाले। वो ऑलरेडी फॉसिल फ्यूल में करिए, पेट्रोलियम में तो कर ही रहे हैं, वैसे भी कर रहे हैं, तो इसमें भी कर रहे हैं।
तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए ये धोखा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आगे आना, इसलिए आपको कुछ रिसर्च मिलेंगे जो बताएंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी नहीं है। राइट, ओके, वो फोकस करेंगे कि इसका ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। बट ऑन द अदर साइड जो हमारा मेन मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा मेन मोटो है कि हम तो ग्रो हो ही रहे, नेचर को भी आके लेके जाना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, बिकॉज उसमें आपको पोल्यूशन कम करने की शक्यता ज्यादा है जो आईसी इंजन में नहीं है। बट जो मैंने बोला कि हाइड्रोजन पे चलनी चाहिए, मतलब अभी जो चल रही है उनसे तो 50-50 चांसेस है, लेकिन अगर शिफ्ट हुए हाइड्रोजन एंड ऑल नेचुरल रिसोर्सेज यूज करना शुरू किया तो और ज्यादा कम कर सकते हैं हमें जो अभी के फिलहाल में पोल्यूशन के जो आंकड़े उसको। यस, राइट, ओके। सो नेक्स्ट सवाल इसी के रिलेटेड रहेगा, मतलब ये कॉमन ही हो जाएगा कि कार्बन फुटप्रिंट पे रहेगा, मतलब आपने उसका जवाब दे भी दिया है, तो इस सवाल का कुछ वैल्यू ही नहीं बनता कि जो भी आईसी इंजिन्स थे उनमें से जो कार्बन इफेक्ट होता है। मैं उसको थोड़ा हमारा सवाल मुझे पता चल गया आपका, उसमें एक ना टर्म है, टेक्निकल टर्म है, वेल टू व्हील इफिशियंसी। वेल टू व्हील इफिशियंसी मतलब अभी पेट्रोलियम के वेल्स होते हैं, बड़े बड़े वेल्स होते हैं जिसमें से पेट्रोलियम निकलता है, फिर वो रिफाइनरी में जाता है, उसको प्योर किया जाता है, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है, इंडिया में आता है, जहाजों के थ्रू आता है, फिर हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो जाता है, फिर हम उसमें डलवाते हैं, और फिर हमारे व्हील को एनर्जी मिलती है जब गाड़ी चलती है। तो इतना बड़ा उसका सफर है वेल टू व्हील। तो आईसी इंजन बेस्ड जो व्हीकल है उनकी वेल टू व्हील इफिशियंसी लगभग 13% ही है। 13%, मतलब जब 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी निकल रहे वो वेल में से, तो यहाँ पे 13 यूनिट ही व्हील को मिल रहे, व्हील को 13 ही मिल रहे। बट अगर आप वेल टू व्हील इफिशियंसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की निकालो तो वो 23% है, मतलब 10% एक्स्ट्रा है। 10% एक्स्ट्रा है, मतलब इफिशियंसी एक्स्ट्रा है, मतलब लॉसेस कम है, लॉसेस कम है मतलब कार्बन फुटप्रिंट कम है। राइट, ऐसा अगर रिसर्च करो तो ये उसका सारा निकल के आता है। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। अगला सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आपने ईवीज का जो इफिशियंसी भी हमने डिस्कस की कि ईवीज थोड़े से बेटर है, मतलब पूरे भी बेटर नहीं लेकिन कुछ तो बेटर कर रहे हैं अभी आईसी इंजिन्स के कंपैरिजन में। तो अगर सिटीज या मतलब पूरे ही व्हीकल्स हमने व्हीकल्स पूरे पकड़ लो, अगर ईवीज में टर्न आउट कर दिए, पूरे ईवीज कर दिए, जो भी ट्रक्स है, कार्स है, बाइक्स है, अभी हो ही रहे धीरे धीरे करके, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ओके, तो इसका इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ेगा कि हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, मतलब वो एक्सपोनेंशियल बढ़ेगी। अभी अगर देखा जाए ह्यूमन पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, हम डेवलप्ड नेशन की तरफ जा रहे हैं, हम डेवलपिंग थे बट ऐसा बोला जा रहा है कि 2030-35 तक हम डेवलप बन जाएंगे। तो ऑफ कोर्स डेवलप्ड नेशन बनना है मतलब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, आपकी जो जीडीपी होती है वो बढ़ने वाली है, और पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है, राइट। और उसमें आप ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रिक, ओके, तो क्या होगा कि हर बंदा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करेगा। ओके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप्स ले रहा है, गवर्नमेंट ऑलरेडी सोलार पीवी पे फोकस कर रहा है। मैं यहाँ पे थोड़ा सोलार की भी बात करूंगा क्योंकि ईवी सिर्फ अकेला ग्रोथ नहीं कर पाएगी, हमें जो ये सवाल है जिसका ये जो जिस्ट है, इस सवाल का जो जिस्ट है वो एनर्जी में जा रहा है, राइट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑलरेडी बहुत तगड़ा इनिशिएटिव है, एंड मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि भारत जैसी भूमि कहाँ पे भी नहीं है जहां पे 300 दिन एवरेज, पूरे साल में 365 डेज अराउंड होते हैं, तो एवरेज 300 दिन एम्पल अमाउंट ऑफ सनलाइट अवेलेबल होता है। ऐसा कौन सा भी देश नहीं है जो ये कर पाता है। ऑफ कोर्स सम एशियन कंट्रीज है, जैसे हमारे पास पाकिस्तान है, चाइना है, या आप नेपाल देखो, श्रीलंका देखो, इनमें भी है। बट हमारे पास जो मैन फोर्स है, वर्क फोर्स जो है, और जो टेक्निकल स्किल्स है या एजुकेशन जो हमें हमारे देश में मिल रहा है, ये इसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो आपके लिए बता दूं, बादला एक लोकेशन है राजस्थान में जहां पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। हाँ। ओके, अगर आप देखो गुजरात में आपको हर रूफटॉप पे सोलार दिखेगा, राइट। मेरा दोस्त है शेखर जिसका नाम है, जिसने रिसेंटली एक अच्छी रिनाउंड कंपनी की 4 व्हीलर ली, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर। उसने इमीडिएटली 5 किलोवाट उसके घर पे ऊपर लगा लिया। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सोलर से ही चार्ज होती है। घर में 3 एयर कंडीशनर्स लगा दिए उसने, राइट, और 0 बिल उसको आता है। तो ये एजुकेशन का पार्ट है, और जितना हम एजुकेट करेंगे लोगों को, जितना ये बताएंगे कि भाई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहे हो तो आप अच्छी स्टेप तो आगे ले रहे हो, बट इसके साथ ही आप क्या करो, 1-2 साल में सोलर भी लगा लो। तो क्या हो जाएगा कि जो ग्रिड है
जो अपना नेशनल ग्रिड है उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। जहां पे यूज करना चाहते हो वहां पे ही प्रोड्यूस करो, तो ये एक बेनिफिशियल चीज है सब। अगर और उसके थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस भी रहेंगे कि मतलब डिस्कस करने में जाए हम तो इमीडिएट ट्रांसफर अगर हमने ये सब किया तो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन पे तो आपने बोल दिया कि ये सारा लोड आएगा ही, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत ज्यादा लोड आएगा। तो उसके लिए ये चीजें जो आपने बताई कि हर एक इंडिविजुअल को एजुकेट करके हम वो जो प्रेशर आने वाला है नेशन पे, पूरे नेशन पे आएगा, तो वो हम कम कर सकते हैं कि ऑलरेडी जो भी लोग ईवीज यूज कर रहे हैं तो उनको सोलर प्लेट्स या सोलर के कुछ डिवाइसेज जो अपने यहाँ इंस्टॉल करने चाहिए, तो ये सारी चीजों से हो सकते। अब एक थोड़ा सा सवाल ऐसा है कि जो भी सारे लड़के ट्रिप पे जाते उन्होंने ईवी चूज करना चाहिए या पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन लॉन्ग ड्राइव्स के लिए? अभी लॉन्ग ड्राइव्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडिया में अभी है कि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि इंडिया अभी प्रेजेंट में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। ओके, सो एक एंजाइटी होती है मन में जिसको चार्जिंग एंजाइटी बोलते हैं हम कि भाई खत्म हो गया तो क्या करेंगे, खत्म हो गया तो क्या करेंगे, ट्रिप हो गया, सनसेट देखना चाहते थे बट आफ्टरनून में गाड़ी बंद पड़ गया तो कैसे सनसेट देखेंगे, तो इट इज पॉसिबल नहीं है। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है इसमें भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी भी वेबसाइट देखिए हर दिन अपडेट होती है, हर दिन। सो आप थोड़ा डालिए ईवी सेंट्रल गवर्नमेंट, आप गूगल भी करोगे ना तो ई अमृत नाम की एक वेबसाइट आ जाएगी। उस वेबसाइट के ऊपर आपको गवर्नमेंट के सारे प्लान्स और उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो भी दिखेगा, और वो एक्चुअल में भी है, उसके आपको जीपीएस लोकेशंस भी मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2025 का टारगेट है कि हर नेशनल हाईवे के दोनों साइड्स पे आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर्स देयर विल बी अ चार्जिंग स्टेशन, ईवी चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, 2025 में शायद ना हो बट 2030 तक तो हो जाएगा, राइट? तो अभी के लिए अगर आपके कोई दोस्त जाना चाहते हैं तो इट इज डिफिकल्ट, बट आगे जाके हो सकता है। अभी पेट्रोल या डीजल इंजन चूज करो, बाद में अगर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो यू कैन गो विद ईवीज आल्सो। अभी भी जा सकते हो बट आपको थोड़ा प्लान अच्छा करना पड़ेगा। मतलब अगर 400 किलोमीटर का सफर है वैसी गाड़ी अवेलेबल है, राइट? उसकी कॉस्ट ज्यादा है, जैसे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिनके 765 किलोमीटर तक की भी रेंज है। अभी नाम लेता हूं मैं, मर्सिडीज बेंज EQS 500 नाम की गाड़ी है, उसको 836 किलोमीटर का सर्टिफाइड रेंज है, बैटरी वारंटी 2 लाख किलोमीटर की है या 10 साल की, और मतलब आप विमान चला रहे हो ऐसा आपको लगेगा, बिल्कुल आपको नहीं लगेगा कि कुछ इश्यू है, बट वो प्राइसिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। वो 80 लाख की गाड़ी है, 1 कोटी 80 लाख की गाड़ी है, सॉरी 1.8 करोड़ की वो गाड़ी है। तो अभी के लिए आपको करना है तो आप स्ट्रेटेजिक कर सकते हो कि 200 किलोमीटर बाद मुझे अगर कोई ये मिल जाए, हाँ एक होटल मिल जाए तो वहां पे मैं चार्ज कर सकता हूँ। मैं ना चाय पानी करूंगा, खाना खाऊंगा, तब तक वो चार्ज हो जाएगा। एक आधा 1 घंटे में थोड़ा तो चार्ज हो जाएगा 40%। प्लानिंग करके कर सकते हैं। सो अगला सवाल, अब आप बोल रहे हो कि 2020 ज्यादा से ज्यादा 2030 तक सारा इंस्टॉलेशन हो जाएगा ईवी स्टेशंस का, चार्जिंग स्टेशन एंड ऑल, लेकिन एक सवाल फिर भी बच जाता है जो मेरे जहन में, आपके पास जरूर उसका एक आंसर होगा, बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर होगा। तो अभी जो गाड़ियां ईवी कार्स या ईवी व्हीकल्स बेचने शुरू हुए, करंटली जो ट्रेंड में आए 2-3 साल से ही शुरू हुआ है, स्कूटीज से, मतलब 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर या बड़े व्हीकल्स तक। सो इनका बैटरी का एक टर्न्योर है, तो मतलब पीरियड है कि 5 साल की गारंटी है, 10 साल की, 7 साल की। तो अभी बहुत सारे व्हीकल्स है जिनकी बैटरीज की गारंटी खत्म होने वाली है अगले 2 सालों में, तो उनकी बैटरीज एक्सचेंज करनी पड़ेगी, तो उसकी अलग कॉस्टिंग जाएगी यूजर्स को। प्लस जो बैटरी एक्सचेंज की जाएगी, जो पुरानी बैटरीज है उनका क्या होगा, उनकी रिसाइकलिंग का क्या प्लान है गवर्नमेंट का, या फिर जो भी प्रोडक्शन कंपनीज है उनका, उसके बारे में जरा हमें बताइए। ओके, सो वेरी गुड क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है आईसी इंजन में और इलेक्ट्रिक व्हीकल में यही है कि जो एनर्जी सोर्स है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो बैटरी है और उसकी एक लाइफ है। अभी इसमें क्या हो रहा है, लोगों को सिर्फ लिथियम आयन पता है, बट लिथियम आयन के 7 से 8 केमिस्ट्रीज है। ओके, जैसे NMC है, LFP है, LTO है, NCA है। अभी मेजोरिटी ऑफ लोग जो यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर वो NMC यूज कर रहे हैं, निकेल मैंगनीज कोबाल्ट ऑक्साइड। ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें 800 से 1000 साइकिल्स आपको मिलते हैं। एक साइकिल मतलब एक बार चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। और आप एज्यूम करो आपने अच्छे ब्रांड का स्कूटर खरीदा, आपको पता है कि वो बैटरी कहाँ से बना रहा है, वो भी अच्छा है, तो आपको 1000 साइकिल तो मिल ही जाएंगे। ये एक NMC केमिस्ट्री हुआ।
LFP केमिस्ट्री में 1500 से 2000 साइकिल्स मिलते हैं। एंड LFP इज लिथियम फेरोफॉस्फेट। ओके, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टेस्ला है या टाटा की भी जो कोई गाड़ियां है, उसमें LFP केमिस्ट्री यूज हो रहा है क्योंकि उसका लाइफ 2000 साइकिल्स तक है। नाउ यू इमेजिन, आपको 2000 भी नहीं मिले, 1500 ही साइकिल मिले और आपने एक साइकिल में वो 100 किलोमीटर चला, राइट। तो 1500 इंटू 100 अगर आप करो 1.5 लाख किलोमीटर हो जाता है। right. अभी आपको ये खुद का एनालिसिस होना चाहिए कि मुझे 1.5 लाख किलोमीटर चलाने के लिए कितने साल चले जाएंगे, राइट। बराबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने थोड़ा रफ यूज किया तो गाड़ी फास्ट चलाए तो उतना रेंज नहीं मिलेगा, तो भी 10 साल तो लग ही जाते हैं। 1.5 लाख कोई कम अमाउंट हाँ, नहीं, हम एज्यूम करते कि 1 ही लाख हो गया, 1 लाख ही मिल रही है उसको लाइफ। फिर भी आप कैलकुलेट करो, रोज का आपका 50 किलोमीटर है तो महीने में कितना होगा, साल में कितना होगा, तो मुझे लगता है एवरेज 5-6 साल तो कुछ नहीं होगा। हो भी गया तो 5-6 साल में जितना आपने पैसा बचाया है पेट्रोल ना डाल के, राइट, वो आप कैलकुलेशन अलग से, उसको आधा घंटा लगेगा, आई कैन एक्सप्लेन दैट, वो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हो। तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आप जो पैसा बचा रहे हो ना, उससे आप नया बैटरी तो ले ही सकते हो, ऊपर से कुछ पैसा बचेगा। ये एक पहलू है उसका। तो कस्टमर को डिफिकल्टी नहीं होगा अगर उसने अच्छे ब्रांड का स्कूटर खरीदा तो। नॉन लाइसेंस चाइना से आ रहा है, 40,000 में मिल रहा है, 1 साल में खत्म हो जाएगा, राइट, फेंक देना पड़ेगा। ओके, अभी उसका दूसरा भी पहलू है कि इतना सारा मटेरियल जो जनरेट हो रहा है, इतनी सारी बैटरीज होगी, उसका क्या होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल कुछ एजेंसीज है, उन्होंने ऑलरेडी लिथियम आयन का रिसाइकलिंग चालू किया है। 100% तो रिसाइकल नहीं होगा, बट रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है उससे आपको कुछ रिकवरी मिल सकती है। ओके, अभी आप बोलेंगे कि तो फिर फायदा क्या है, मतलब यार आप हाँ फेंक रहे हो, तो आप मोबाइल यूज कर रहे हो ना भाई, आप 10 साल से मोबाइल यूज कर रहे हो। मोबाइल यूज करने वाले लोग कितने आप कैलकुलेट करो, एवरेज 2 या 3 साल में बंदा मोबाइल बदल देता है, उसमें भी लिथियम आयन बैटरी है, उसका भी ई वेस्ट हो रहा है। तो जो नेसेसिटी है वहां पे मुझे लगता है कि जो चैलेंज है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मोबाइल अभी नेसेसिटी बन गई है और उसकी भी बैटरीज रिसाइकल होती है, तो वैसे भी इलेक्ट्रिकल की भी रिसाइकल होगी। ये भी एनएमसी ही है, मोबाइल में एनएमसी बैटरी आती है, ठीक है ना, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में एनएमसी बैटरी आती है। तो वो जो है वो काउंटर किया जाता है। और एक इसका तीसरा पहलू ऐसा है, इसको बोलते हैं बैटरी स्वैपिंग। तो बैटरी स्वैपिंग में क्या हो जाता है कि आप बैटरी के ओनर नहीं रहते, आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बैटरी लेते हो। तो आप जब गाड़ी खरीद रहे हो, यू आर नॉट द ओनर ऑफ द बैटरी, यू विल बी सब्सक्राइबिंग एट अराउंड सपोज 1000 रुपीज अ मंथ। उसमें आपको हर दिन का स्वैपिंग मिल जाएगा। तो ऐसे स्वैपिंग स्टेशंस लगेंगे, वहां पे आप आपकी डिस्चार्ज बैटरी डालोगे, कार्ड स्वैप होगा, चार्ज बैटरी आपके इसमें डालोगे। ओके, जैसे एलपीजी सिलेंडर का होता है, बहुत सारे सिटीज में तो आपकी गैस पाइपलाइन हो गया, बट सिटीज है जहां पे एलपीजी सिलेंडर, सो यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट सिलेंडर, यू आर ओनर ऑफ द गैस। आपको एम्प्टी सिलेंडर देना पड़ता है, भरा हुआ सिलेंडर मिल जाता है। तो बैटरी स्वैपिंग इसके ऊपर एक बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है, बट इसमें स्टैंडर्डाइजेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स है और हर ब्रांड की बैटरी साइज अलग है, बैटरी शेप अलग है, तो उसको स्टैंडर्डाइजेशन लाना ये गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब हर कोई अपनी बाइक में उसको फिट बिठा सके, हाँ, एक ही टाइप का। तो इसका फाइनल आंसर यही है कि अगर आप बैटरी स्वैपिंग की तरफ जाओगे, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाओगे, तो कस्टमर के ऊपर जो बोझ है, जो दिमाग में रहता है कि भाई 3 साल बाद फिर से ये हो जाएगा, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं ले रहे। हाँ। कि 3 साल बाद तो फिर से बैटरी बदलनी पड़ेगी। दिमाग में डाल दिया गया उनके कि 3 साल बाद खराब हो जाती है। अरे किसने बोला 3 साल बाद खराब हो जाती है? आप थोड़ा उसका बैकएंड देखो, टेक्नोलॉजी देखो कैसा काम कर रहे हो। अगर आप रोज 5 ही किलोमीटर चलाओगे तो 15 साल चलेगा, राइट। आपके रन के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना रन कर रहे हो। उन्होंने तो मैक्सिमम पकड़ के वो रेंज दी है कि अगर मैक्सिमम आप रोज का 100 किलोमीटर चलते हो तो 3 साल लगेंगे। अगर 5-10 किलोमीटर चल रहे हो तो into 10 कर लो अभी, हो जाएगा। तो ऐसा होगा वो। ये यूजर्स के हिसाब से तो क्लियर हो गया, लेकिन जो लिथियम मतलब बैटरी जो रहेगी रिसाइकलिंग के प्लांट्स, उसके बारे में थोड़ा और अगर उसके ऊपर है ना, पूरी डिटेल पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है, बट जैसे स्क्रैपिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल डीजल के लिए लाया कि 15 साल के बाद वो स्क्रैप करना ही पड़ेगा, वैसा ईवी का भी स्क्रैपिंग पॉलिसी फॉर्म हो रहा है और उसके ऊपर से ही लिथियम का भी जो है रिसाइकलिंग, उसके ऊपर भी काम होगा। अभी जो हो रहा है वो हो रहा है, बट जिस स्केल पे बैटरीज बाहर निकलेगी अगले 2-3 साल में, उस स्केल का अभी से सोचना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उतना डिटेल अभी तक नहीं है।
मतलब वो एक प्रॉब्लम बन सकता है, वो एक प्रॉब्लम बन सकता है अगर उस पे अभी से थोड़े से ध्यान देना शुरू नहीं किया। राइट। तो एक्चुअली ये मैंने सवाल इसलिए पूछा कि बहुत सारे रिसाइकलिंग बिजनेसेस ओपन होने वाले, मतलब बड़ी बड़ी एजेंसियां तो काम करेगी इसमें, लेकिन छोटे जो एजेंसीज है उनको भी इसमें अच्छा सा बिजनेस बना सकते हो रिसाइकलिंग में। तो इसीलिए सवाल था, जो भी, क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट होते हैं रिलेटेड बिजनेस ही होते हैं बहुत सारे, तो एक सवाल में ऐड करके उनको थोड़ा सा होप देना चाहता हूँ कि रिसाइकलिंग में भी आप थोड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। मैं अभी मतलब टॉपिक निकल गया तो बोल देता हूँ कि सबसे बड़ा जो अगला बिजनेस अपॉर्चुनिटी है दैट इज सर्विस एंड मेंटेनेंस। हाँ, अभी आपने एक ओला नाम की कंपनी है जो सुना होगा, अभी पिछले 1-2 वीक्स में, आप ये पॉडकास्ट कब दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, बहुत नाम खराब हुआ क्योंकि वो सर्विस नहीं दे पा रहे। उन्होंने मैं बोलूंगा बहुत बड़ा चेंज लाया इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। जितना बड़ा ब्रेक थ्रू उन्होंने लाया वो कोई नहीं ला पाता, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टेक केयर कि जो आप लोगों को चीज दे रहे हो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, हाँ, क्या वो ड्यूरेबल है, क्या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो उनका तो अभिनंदन ही है कि उन्होंने अच्छा काम करने की कोशिश की, बट प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि अगर भाई फेस करने के लिए टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, आपकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेची जा रही है, बट एट द सेम टाइम आपको सबसे ज्यादा गाली पड़ रही है, राइट, सो दैट इज नॉट द गुड थिंग। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि सर ने बोला कि सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा बिजनेस बन सकता है, रिसाइकलिंग, बैटरी रिसाइकलिंग में बन सकता है, और पार्ट मैन्युफैक्चरिंग तो वो तो बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां पे तो आप कर ही सकते हो। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी ईवी सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जैसे कि बहुत लोग डर रहे थे कि अगर जिनके अलग अलग बिजनेसेस है रिलेटेड टू आईसी इंजिन्स और वो, तो उनके भी मन में थोड़ा बहुत खौफ है कि अगर मतलब जैसा कि एआई आ गया तो कंप्यूटर इंजीनियर्स बैठ गए, ऐसा हर जगह हो रहा है। अभी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे रिलायबल लोग थे वो थोड़ा सा टेंस है। तो ऐसा कुछ नहीं, पुराना एक्सपीरियंस आपको कैरी करके नई इंडस्ट्री में आप अच्छे से स्टेप इन कर सकते हो और अपना नया बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो अब मतलब अभी आपने डिस्कस किया कि सर्विस के बारे में, अभी ओला कंपनी का नाम भी लिया आपने, तो मैं उन्हीं को स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ब्लास्टिंग्स, ईवीज बैटरीज की ब्लास्टिंग्स और जो इंसिडेंट हमको देखने को मिल रहे वो थोड़ा सा पेट्रोल इंजन, और उनमें हमने ऐसा कुछ ज्यादा देखा नहीं था। तो सिक्योरिटी के बारे में आप ईवी इंजन को क्या रेट करोगे, मतलब क्या आपका कहना है उसके बारे में? तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपोनेंट्स में जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है तो वो पहले टेक्नोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है, तब समझेगा कि वो क्यों चल रहा है। ओके, तो आईसी इंजन में क्या हो जाता है, आईसी इंजन में उसका हार्ट, ब्रेन सब आईसी इंजन ही है। ओके, आईसी इंजन ओवरहीट हो जाता है तो सेंसर्स होते हैं, फिर आपको डैशबोर्ड पे पता चल जाता है ओवरहीटिंग हुआ है, देन मतलब मैच्योर हो चुकी है टेक्नोलॉजी। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं कि आईसी इंजन वाली गाड़ियां चलती नहीं है, राइट। आईसी इंजन वाली भी गाड़ियां चलती है, बट उनकी जो क्वांटिटी है ऑलरेडी मार्केट में, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत कम दिखता है हमें, राइट। ओके, अभी ईवी जो है वो 5% ही है इंडिया में। सब पकड़ लो आप, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब पकड़ के सिर्फ 5% है। अगर 100 में से 5 ही ईवी है और 5 में से 1 जल जाए ना तो हाईलाइट हो जाता है, हाईलाइट नजर में आ जाता है, गाड़ी जल गई तो वो प्रॉब्लम है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट ईवी में मेन है, एक है बैटरी, दूसरा है मोटर और तीसरा है कंट्रोलर। अभी बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, सारी एनर्जी उसमें से ही आ रही है, तो उसका ज्यादा प्रोटेक्शन रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बैटरी में बीएमएस होता है, दैट इज बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अभी आपको दिखेगा 2024 में हम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप 5 साल पीछे जाओगे 2020 में, तो तब गाड़ियां ज्यादा चलती थी, या शायद 21-22 में चली होगी, बट अभी बहुत कम है, क्योंकि बीएमएस लोग समझ चुके हैं कि बीएमएस ऑप्टिमाइज करके हम कैसा प्रोटेक्शन बढ़ा सकते हैं, राइट। ओके, दूसरा बैटरी जो केमिस्ट्री का मैं बोला था आपको, एलएफपी, एनएमसी, ये जो है, तो एनएमसी केमिस्ट्री जो है ना, उसका थर्मल ब्रेकडाउन जो है वो जल्दी हो जाता है। एलएफपी का नहीं होता, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी एलएफपी यूज करती है। बट एलएफपी का एक डिसएडवांटेज ये है कि सेम साइज अगर आप एनएमसी और एलएफपी की रखो साइड बाय साइड, सेम साइज है, तो एनएमसी केमिस्ट्री ज्यादा एनर्जी स्टोर कर पाता है, एलएफपी कम कर पाता है, राइट। तो ज्यादा साइज ले लेता है एलएफपी स्टोरेज के लिए। हाँ, इसलिए 2 व्हीलर्स में एलएफपी आपको कम दिखेगा, क्योंकि 2 व्हीलर्स में जगह पहले ही कॉम्पैक्ट होती है। और 4 व्हीलर्स में आप टाटा देखो एलएफपी यूज कर रहा है, इसलिए तो वो 2.5 आई गेस 8 साल या 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रहे हैं बैटरी को। तो एलएफपी केमिस्ट्री का थर्मल रन अवे जो है उसको टाइम लगता है,
और हुआ भी तो वो जलता नहीं है, उसमें से फ्यूम्स निकलती है, हाँ, फायर नहीं होता। एनएमसी केमिस्ट्री के बैटरी का फायर होता है, लिटरली जलना दिखता है। हाँ, जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियोस देख रखे। और उसमें भी अगर आप देखो तो रेप्यूटेड कंपनीज की गाड़ी आपको कम दिखी होगी जलने में। मैंने बोलता कि जली नहीं। हाँ। अभी ओला जैसी कंपनी की भी गाड़ी जली, टीवीएस का तो एक शोरूम भी जला था, एथर का शोरूम जला था, गाड़ी नहीं जली थी, शोरूम में शॉर्ट सर्किट हुआ था और उसकी वजह से सब गाड़ियां जल गई थी। तो जितना आप उस टेक्नोलॉजी को समझोगे, जितना वो मैच्योर होती जाएगी, उतने इंसिडेंसेस कम होते जाएंगे। अभी मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस दे रहा हूं कि जलना बंद कैसे हो सकता है कंप्लीटली। पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि ईवी जो है ना, आपको डिसिप्लिन सिखाती है। जैसा मोबाइल फोन का आपके हर दिमाग में रहता है, भाई ऑफिस को जाना है तो सुबह चार्ज होना चाहिए, वैसे ही ईवी का भी है कि आपको पता है ना कि आपको रोज 100 किलोमीटर चलना है या 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो गाड़ी चार्ज करके रखो, गाड़ी चार्ज करके रखो शांति से। चार्ज करने के बाद इमीडिएटली उसको भगाओ मत, क्योंकि आप खाना खाते हो, आपने खाना खा लिया, पेट भरा और आप भागने लगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। भाई ऐसा नहीं कर सकते हो, बराबर। या उसको फास्ट चार्ज करना भी गलत है। जैसा आपको मैंने बोल दिया कि भाई आपको दिन भर काम करना है ना, तो सुबह 8 से 9 में ही आप नाश्ता भी कर लो, खाना है खा लो, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, जूस चाय सब पी लो। वैसा बैटरी में ठूस रहे हो आप, फास्ट चार्ज कर रहे हो। तो फास्ट चार्जिंग को कोई लोग बोलते हैं अच्छा है, बट मैं बोलता हूँ बुरा है, बिकॉज यू आर पुशिंग द चार्ज। तो जितना फास्ट चार्ज कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। तीसरा, गाड़ी फास्ट चला के आए आप और इमीडिएटली उसको चार्जिंग को लगाए, ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप गाड़ी फास्ट चला के आ रहे हो या सिंपल भी चला के आए तो करंट ड्रॉ कर रहे हो। तो करंट, जूल्स लॉ सबको पता होता है, H=I²RT। जितना करंट ज्यादा होगा उतना स्क्वायर प्रोपोर्शन में हीट बढ़ेगा। और इमीडिएटली आपने उसको चार्जिंग को लगा दिया तो ऑलरेडी वो गर्म है, उसको आप और गर्म कर रहे हो। और मोबाइल में हमें पता है ना, जो लोग गेमिंग करते हैं उनको पता है कि आप गेमिंग कर रहे हो, मोबाइल ऑलरेडी गर्म हो रहा है, ऊपर से आप उसको चार्जिंग को लगा रहे हो, और ज्यादा हीट होता है, और ओवर हीट हो जाएगा। तो वैसी सिंपल बात है भाई कि मोबाइल और ईवी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बैटरी सिर्फ मैं बोलूंगा 100 फोल्ड बड़ी हो गई, बाकी कुछ डिफरेंस, टू बी वेरी फ्रैंक। और उसका आउटपुट बदल गया, यहाँ पे डायनेमिक्स आ गया। मोबाइल घूमता नहीं है, हाँ। उसमें मोटर घूमती है, तो डायनेमिक्स आ गया तो चैलेंजेस बढ़ गए, राइट। क्योंकि फिर वो टिल्ट भी होता है, इधर उधर भी जाता है, एयर फ्लो की बात है। तो टू समराइज आई वुड से कि आगे जाके और कम दिखेगी आपको फायर। अभी भी प्रिकॉशंस पे कस्टमर को ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ईवी खरीद ली तो उसको कैसा भी यूज किया। वो एक अच्छी डिसिप्लिन सिखाने वाली और रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चलाने वाली जो बात है वो ईवी में आपको करना पड़ेगा। मतलब सब डैशबोर्ड पे तो दिखता ही है गाड़ी कितनी गर्म हुई है, भाई रुकना पड़ेगा, सब दिख रहा है। तो अगर कस्टमर प्रिकॉशंस अच्छे से ले तो इंसिडेंट कम देखने को मिलेंगे। ओके, सो अगला सवाल ईवीज और हाइब्रिड्स के इसमें रहेगा कि अभी हाइब्रिड्स भी बहुत सारे मॉडल्स हमें देखने को मिल रहे हैं कि पेट्रोल पे भी चलती है, डीजल पे भी चलती है और सेम उसको हम बैटरीज पे भी चला सकते हैं। राइट। तो वो गाड़ियां कितनी एफिशिएंट है और उनका यूज कैसे कर रहे हैं सब लोग? अगर हम इंडिया के बारे में सोचे, भारत के बारे में सोचे, तो जो शिफ्ट है वो मेजरली आईसी से डायरेक्ट ईवी हो चुका है। फॉरेन कंट्रीज में जो शिफ्ट था वो ऐसा था कि पहले पेट्रोल डीजल बेस्ड व्हीकल, देन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, देन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड देन इलेक्ट्रिक व्हीकल। चार स्टेप्स थे। तो पहले फॉरेन में क्या हुआ कि नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी, फिर उसमें सीएनजी आ गया, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिक मोटर आ गई, छोटी मोटर एंड छोटी सी बैटरी जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग से इफिशिएंटली जब ब्रेकिंग कर रहे हैं हम तो बैटरी चार्ज हो और वो चार्ज हम स्टार्टिंग स्टॉपिंग के लिए यूज कर पाए। अभी स्टार्टिंग स्टॉपिंग मतलब सिग्नल पे आप खड़े हो तो वो सेंसर, अभी इंडिया में भी हर व्हीकल में आ चुका है। नई व्हीकल में आप खड़े हो तो गाड़ी बंद हो जाती है और सिर्फ आपको क्लच दबाना है, गाड़ी फिर से चालू हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रिक चलती है, तब इग्निशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, तब इलेक्ट्रिक चलती हो, फिर वो शिफ्ट हो जाती है आईसी पे। फिर था प्लग इन हाइब्रिड। तो उसमें क्या हुआ, बैटरी बड़ी हो गई, आपको एक प्लग दिया गया जिसके थ्रू आप वो बैटरी चार्ज कर पाओगे। ओके, और उसके बाद में आया प्योर ईवी, मतलब ओनली इलेक्ट्रिक, देयर इज नो पेट्रोल डीजल इंजन। तो इंडिया में ये जो शिफ्ट हुआ है ना, मैं तो बोलता हूँ वो अच्छा शिफ्ट है। मैं थोड़ा सा हाइब्रिड्स के अगेंस्ट हूँ क्योंकि उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। पहला, कॉस्ट। उसमें आप पेट्रोल भी है, उसमें आप इलेक्ट्रिक भी दे रहे हो, बैटरी भी यूज कर रहे हो, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉमन मैन के लिए वो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपके पास पैसे है तो आई गेस वो आपके लिए सोल्यूशन हो सकता है। सेकंड, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाती है, उतना कंट्रोलर कॉस्टली हो जाता है, उतना मेंटेनेंस के इश्यूज, क्योंकि आईसी इंजन तो रखा ही है आपने और सबसे मतलब कम इफिशियंसी वाला जो कंपोनेंट है वो आईसी इंजन है, बहुत कम इफिशियंसी आईसी इंजन की, तो वो एक डिफिकल्टी है। तीसरा, इसमें ऐसा हो जाता है ना कि
आप सपोर्ट करना चाहते हो एनवायरनमेंट को, बट आप पूरा सपोर्ट नहीं पूरा करना सपोर्ट चाहते, नहीं, आधा अधूरा सपोर्ट, आधा अधूरा सपोर्ट। तो हाइब्रिड में चलाने के लिए मजा है, बट मैं बोलूंगा कि अगर हाइब्रिड लेना है तो ईवी लो भाई, मतलब हाइब्रिड लेके उतना भी, क्योंकि ईवी की कॉस्ट कम है हाइब्रिड से, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली, अगर आप उस स्पेसिफिकेशन के लिए जाना चाहते हो तो। मतलब उस स्पेसिफिकेशन, मतलब आपको कोई एक स्पेसिफाइड कार लेनी है तो ईवी सस्ती मिलेगी हाइब्रिड से। ओके। और बाद में रनिंग कॉस्ट तो ज्यादा ही है ना, हाइब्रिड आप ले रहे हो मतलब आप पेट्रोल डालोगे, तो पेट्रोल इंडिया में मतलब नासिक जैसी सिटी में, या आप एवरेज कॉस्ट देखो तो 100 रुपीज है ही, क्रॉस है 100 से। मतलब दिल्ली जैसे शहरों में है 95 है, गुजरात में जाओगे 95, 104 and 35 कुछ तो चल रहा है। हाँ, तो फिर वही हो जाता है, खर्चा तो कम हो ही नहीं रहा है ईवी पे या मतलब हाइब्रिड पे भी शिफ्ट होके इलेक्ट्रिक सिटी भी यूज कर रहे हो और पेट्रोल डीजल भी यूज कर रहे हो, तो खर्चा बढ़ ही रहा है। फिर मेंटेनेंस का भी खर्चा अलग हो जाता है। एक मतलब जाना है तो ईवी वाले के पास मेंटेनेंस के लिए जाओ या आईसी वाले के पास, उससे अच्छा फिर आप फिर एक तो पेट्रोल लो, नहीं तो फिर इलेक्ट्रिक लो, नहीं तो सीएनजी इज अ गुड ऑप्शन। सो अब अभी तक हमने पूरा जो भी डाउट्स सेशन था वो अभी तक हो गया है कि ईवी, हाइब्रिड्स, आईसी इंजिन्स, बैटरी, लिथियम, मतलब जो भी केमिस्ट्री पढ़नी थी वो भी पढ़ ली, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी थी वो भी पढ़ ली, जो भी मैकेनिक्स पढ़ना था वो भी पढ़ लिया। अभी थोड़ा सा हम शिफ्ट होते हैं आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में, जो भी आपने इनिशिएटिव लिया है ईवीज के बारे में लोगों को ट्रेन करने का या मतलब अवेयरनेस का। सो आपने आई गेस जो सा भी मेरा स्टडी है आपके बारे में, तो 3 साल से आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे हो। आपका पहला वीडियो मैंने देखा था, तो 3 साल हो गए आपकी जर्नी को। तो हमें थोड़ी सी आपकी जर्नी के बारे में बताओ, क्यों आपने ये स्टेप लिया, और क्या क्या आपके फ्यूचर प्लान है ये कंटेंट क्रिएशंस को लेके और सारा कुछ। तो पहला तो जब मैंने चालू किया 2021 में, तो आई गेस कोविड का तब सेकेंड या थर्ड साइकिल था, मतलब खत्म ही होने वाला था। खत्म ही होने वाला था, मार्च महीने में शायद ये मेरे दिमाग में आया था। और जब कोविड था तब मैंने बच्चों को, ऑलरेडी मेरा एक दूसरा चैनल था जिसमें मैं व्लॉग्स अपलोड करता था। वो भी देखे मैंने, व्लॉग्स भी देखे मैंने, फूड व्लॉग्स वगैरह करता था मैं। बट मुझे तब भी ये समझ में आया कि भाई बच्चों का सबसे बड़ा लॉस हो रहा है इसमें। मतलब कोविड में जिसने सफर किया वो एजुकेशन सेक्टर ने बहुत ज्यादा सफर किया। हमने भी कोविड में पढ़े एक साल। तो यूट्यूब पे तब मैंने वीडियोस डाले थे, वो व्लॉग्स पे चैनल पे मैं लाइव क्लासेस लेता था, बाकी लोग जूम पे लेते थे। मैंने पहला क्लास मेरा इंस्टाग्राम पे लिया था, बिकॉज मुझे पता है कि कोविड टाइम है, बच्चे ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, ये क्या हो गया। तो मैंने सोचा चलिए बच्चों को उनके प्लेटफॉर्म पे लाते। तो मैंने इंस्टाग्राम लाइव मेरा पहला क्लास लिया था, फिर मैंने यूट्यूब पे क्लास लिया, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम लाइव के कुछ लिमिटेशंस है, स्क्रीन शेयरिंग वगैरह बहुत सारी चीजें जो टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है यूट्यूब पे। तो फिर वो करने के बाद मुझे लगा कि यार हम कुछ कर सकते हैं एजुकेशन में, तो मैंने फिर ये सेपरेट चैनल चालू किया। और तब ईवी में गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव चल रहे थे, तब 1-2 ही ब्रांड्स थे ईवी में, अच्छे ब्रांड्स। बाकी चाइना वाले यहाँ पे इंपोर्ट करके सेल करना वो तो बहुत सारे चल रहा है, बहुत चल रहे थे वो। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मुझे मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा कि भाई एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड एज ए एजुकेटर हम लोगों को सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बताएं। बस पहला इंटेंशन इतना ही था। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मुझे कब मिला, जब मेरे यूट्यूब पे 10,000 सब्सक्राइबर बने और मुझे अनअकैडमी ने अप्रोच किया मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू कि सर आप बहुत अच्छी तरीके से यूट्यूब पे बता रहे हो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो क्या हमारे साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल सिखाओगे क्या? ठीक है, मतलब मुझे तो मेरा एक ड्रीम था कि एक रीजनल कॉलेज में जॉब करने वाला बंदा जिसको अनअकैडमी बुला रहा है, तो मैंने वो किया। फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होते गया एंड फिर उद्योग मुबद्दली नाम की एक संस्था है यहाँ पे नासिक में जो बहुत सारे ट्रेनिंग्स देती है अलग अलग डोमेन्स में, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया। तो यही होता है ना कि आपके दिमाग में अगर क्लैरिटी है आपको देना क्या है, तो पूरा यूनिवर्स आपके लिए काम करना चालू कर देता है। मैं कुछ बड़ा ऑटोमेटिकली जुड़ने लग जाते हैं। और हम कोई बड़े क्रिएटर्स नहीं है, मतलब हम किसको देखते हैं, नाम तो आपको पता है इंडिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स, तो उनके सामने हम कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट हर एक की शुरुआत छोटे से ही होती है, right. और आगे जाके हमारा ड्रीम ऐसा है कि नॉट इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी रिटर्न्स, वो पैसा तो मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लोगों की हेल्प करना है। जितना लोगों तक हम पहुंच पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनकी तरफ एजुकेशन मिले उनको,
तो वो सिर्फ ईवी नहीं, हम इलेक्ट्रिक डोमेन में अभी विंड पे भी मैं काम कर रहा हूँ, विंड एनर्जी पे हो गया, सोलर पीवी पे हो गया, या आप थोड़ा सा मराठी कंटेंट अगर आप मेरा देखोगे तो मैं इंस्टाग्राम पे मोस्टली मराठी कंटेंट है, तो वो टेम्पल्स के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा सब कुछ है, अगर संस्कृति चली जाए तो हम भी कुछ नहीं है। तो वहां से मेरा जर्नी चालू हुआ और बहुत बहुत अच्छे दोस्त मिलते गए, तो और अच्छा काम मैं कर पा रहा हूँ और आई होप कर पाऊंगा और अच्छा। नहीं सर, होगा, डेफिनेटली होगा। आपके मैंने इंस्टाग्राम पे कोर्सेस रिगार्डिंग भी कुछ देखा था बायो में, तो कोर्सेस मतलब किस बारे में कोर्सेस है? एक्चुअली हुआ क्या, कोविड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, मतलब स्टिल आई रिमेम्बर लोग सांस नहीं ले पा रहे थे, मतलब मेरे कुछ करीबी दोस्त थे, उनके पिताजी चले गए, बहुत सारे चीजें पास से देखी एकदम। तो तब मुझे स्ट्राइक हुआ कि लोगों के लिए ना सिर्फ टेक्नोलॉजी और एजुकेशन के ऊपर नहीं, उनको खुद को जानना भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का फॉलोअर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का, और तब मैंने मेरे कॉलेज के बच्चों के लिए 28 दिन के लिए सुबह फ्री योगा सेशन लिया था। सुबह 6:30 से 7:30 में वो लेता था, 1 घंटे में लेता था, कुछ नहीं, सिर्फ सूर्य नमस्कार और रोज एक मेडिटेशन। तो वो करने के बाद मुझे पता चला कि भाई हैबिट बिल्डिंग इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो मैंने फिर हैबिट बिल्डिंग भी करना, मतलब जो लोग चाहते हैं मुझसे जुड़ना, तो मैंने 1-2 साल वो काम किया, बाकी तब फोकस मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया ईवी पे। बट मैं एक बदलाव लाना चाहता हूँ लोगों में। मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद जी ने एकदम क्लियरली बोला है, थॉट, एक्शन, हैबिट, कैरेक्टर, डेस्टिनी। आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, राइट थॉट्स पे अगर आप फोकस करोगे और उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे, और वो एक्शंस अगर आप रिपीट करोगे, वो आपकी हैबिट बन जाएगी। एंड ए पर्सन इज सेट ऑफ हिज और हर हैबिट्स। आपके हैबिट्स ही आपका कैरेक्टर डिसाइड करती है। तो अगर आप अच्छी हैबिट बिल्ड कर आप पाओगे, आपका अच्छा कैरेक्टर बनेगा। एंड इफ योर कैरेक्टर इज इन योर हैंड, योर डेस्टिनी इज इन योर हैंड। राइट। सो मैं हैबिट बिल्डिंग पे भी एक बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ, और मुझे पता है गुरुदेव रविशंकर जी का भी कुछ प्लान होगा, तो कभी कभी एग्जीक्यूट हो जाएगा वो। अभी मेरा फोकस ईवी पे है। तो उस कोर्सेज जो आपने बोले, उसमें एक हैबिट बिल्डिंग का मैं करता था। पर्सनल मैं काउंसलिंग भी करता हूँ बच्चों बहुत सारे प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन हो, एडिक्शन हो, बहुत सारे इश्यूज है। बाद में ईवी के भी कुछ कोर्सेस है, वो भी अपलोड किया है। चैट जीपीटी नया जब आया था तो कुछ प्रॉम्प्ट्स मुझे मिली थी, तो वो प्रॉम्प्ट्स का भी मैंने एक्सेल शीट बना के, वो भी 100 रुपए में चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स ऐसा। बट टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे सेल्स में कभी मजा नहीं आया। मतलब मेरे बच्चे जो कोर्स लेना चाहते हैं ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, मैं उनको फ्री में दे देता हूँ। बोला यार क्या मतलब, सब जगह से अगर पैसा ही लेने लगे तो वो फिर वैल्यू नहीं रहती। वो मैं उनको वो एक कूपन कोड दे देता हूँ, फिर वो हो जाता है, मतलब फ्री में भी उनको एक्सेस मिल जाता है। जो परचेस करते जो नहीं कर पाते उनको फ्री में भी अवेलेबल करा देते। तो अच्छे, मतलब आप हैबिट बिल्डिंग पे भी कोर्स तो करना चाहता हूँ, आगे जाके और बढ़े इस पे। वो कोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑफ कैमरा, जरूरत है उसकी। तो ये सारा मतलब हमने इस पूरे पॉडकास्ट में देखा कि थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ पॉडकास्ट का, कि ईवीज क्या होती है, बैटरीज क्या होती है, आईसी इंजिन्स कैसे वर्क करते हैं, फ्यूचर क्या है ईवी का, 2030 म्हणजे 2030 तक ईवीज कहाँ तक आने वाली है, मतलब सारी चीजें हमने देखी। मैं इंटरप्ट करूं एक बार। एक थोड़ा बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है ईवी में, लोगों को सिर्फ 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर दिख रहा है, बट अगला सबसे बड़ा पोटेंशियल ड्रोन्स है। और ड्रोन इज ईवी इटसेल्फ। अपना मतलब लोगों को ईवी नया लग रहा है, बट आप रेलवे देख रहे हो, रेलवे इज ईवी। राइट। रेलवे इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, मतलब इंजन जब से शिफ्ट हुआ है तो ईवी पे ही आया है। रेलवे इटसेल्फ इज ईवी ना, तो उस पे काम ही हो रहा है। और पोटेंशियल कितना है वो भी आपको बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड में कुछ रेलवे हाइड्रोजन पे चल रही है। तो आप इमेजिन कीजिए कि हमें आपको अभी कितना आगे जाना है हमें। और ड्रोन्स में तो कल ही मैंने एक रील देखा है, कंपनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनका टाई अप हो चुका है, और बैंगलोर में वो एयर टैक्सी चालू करने वाले हैं अगले 3 साल में। ओके। और उन्होंने वो कंपैरिजन भी है, उनका वेबसाइट भी, आप थोड़ा सर्च करो, उन्होंने दिया है नॉर्मल टैक्सी लगभग 2500 रुपए लेती है वो स्पेसिफिक डिस्टेंस के लिए। एयर टैक्सी 1500 रुपए में आपको छोड़ देगी। नॉर्मल टैक्सी को 150 मिनट्स लगेंगे ड्यू टू ट्रैफिक। एयर टैक्सी आपको 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा देगी। एयरपोर्ट पहुंचाना। सो इमेजिन एयर टैक्सी, ड्रोन्स, वो पूरा ईवी है। 70% कॉस्ट कटिंग हो रही है, 70-60% कॉस्ट कटिंग हो रही है, प्लस टाइम कटिंग तो उससे भी ज्यादा हो रही है, क्योंकि एयरपोर्ट पहुंचाना इज द हार्डेस्ट थिंग। क्योंकि एयरपोर्ट होता है सिटी से कुछ बहुत बाहर,
किसी भी सिटी का एयरपोर्ट पकड़ लो, सिटी में से निकलना है एयरपोर्ट तक जाना है 2 घंटे तो उसी में निकल जाते हैं सब लोगों के। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मतलब। तो ये भी आप मतलब जो इस पॉडकास्ट के थ्रू में बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है ना, थोड़ा ड्रोन सीख जाओ। ड्रोन बहुत बड़ा काम करने वाला है आगे। ड्रोन में बहुत अच्छी ड्रोन एग्रीकल्चर में है, ड्रोन ट्रांसपोर्ट में है, ड्रोन डिलीवरी में है, ड्रोन आपको फायर एक्सटिंग्विशिंग में भी बहुत सारा एडेप्ट हो रहा है कि जहाँ पे इंसान पहुंच नहीं सकता, फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए ड्रोन पहुंच जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है। मेरे 2 स्टूडेंट्स हैं, आपको ड्रोन की कुछ भी हेल्प लगे तो मैं आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा। दे आर इंडियाज फर्स्ट स्टार्टअप टू हैव ऑटोनॉमस ड्रोन। नासिक में भी एक ड्रोन रिलेटेड स्टार्टअप है आई गेस, कॉलेज रोड पे। नेक्स्ट क्यूब जो है वो मेरे स्टूडेंट्स का है। ओके वो तो हमारे मराठा विद्याप्रसारक के इंजीनियरिंग कॉलेज के तो पास आउट स्टूडेंट है। तो अगर आपको कुछ हेल्प लगे आई कैन हेल्प यू विद दैट। ओके, मतलब ड्रोन में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। जैसे कि आपने कहा कि सभी सेक्टर्स में एक पॉडकास्ट आप उनका भी ले सकते हो, बहुत अच्छा जाएगा। नहीं लेंगे ना हम, ऑब्वियस है। अगर अच्छी चीजें व्यूअर्स को पता चली, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अगर उनको मिलने लगी तो हमें क्या ही उसमें एतराज है। तो रिकैप पे आते हैं हम। तो हमने ईवीज, अभी तो ड्रोन भी ऐड हो गए, ईवीज देखा, इंजिन्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिया, सारे स्टैटिक हमने कंपैरिजन कर लिया कि क्या बेटर है क्या नहीं है। तो फुलफिल पॉडकास्ट हुआ। जो भी आई गेस व्यूअर्स को डाउट थे ईवीज के बारे में वो सारे उनके मन से सॉल्व हो गए, उनके डाउट्स क्लियर हो गए। सो ये सारा रिकैप हो गया अच्छे से सभी चीजें। मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे जो कि मैंने पूछ ले, जो हमने क्वेश्चन बना के रखे थे उसके अलावा भी मुझे डाउट्स थे वो भी क्लियर कर लिए मैंने। आई होप आप सभी के भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके वो बता दो, हम ट्राई करेंगे कि उस डाउट के रिगार्डिंग और एक पॉडकास्ट हम सर के साथ फिर से ले और आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताना और पॉडकास्ट कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताना। सो सर अपना जो YouTube चैनल चलाते तो उनके बारे में सर अगर थोड़ा बताए व्यूअर्स को, तो व्यूअर्स वहां पे जाके भी बहुत सारे उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अपना जो YouTube चैनल है दैट इज PVJ एजुकेशनल, वहां पे आपको ईवी का कौन सा भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो नई आई है उनका कंपैरिजन और डिटेल कंपैरिजन रहता है, मोटर, बैटरी, सारा रेंज वगैरह सब डिटेल में होता है, तो वो आप देख सकते हो इफ यू विश। और दूसरा, अगर आप मराठी हो तो मराठी लोकांसाठी इंस्टाग्राम वर PVJ नाशिककर नाम से एक हैंडल है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। बाकी आपने मुझे इनवाइट किया उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको और आपकी टीम को कि आप और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करते रहे और लोगों तक अच्छी जानकारी पहुंचाते रहे, क्योंकि अच्छी चीजें हर बंदे तक पहुंचनी चाहिए। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। अच्छे अच्छे लोगों से हम मिले, बहुत सारे लोग हैं नासिक में भी जिनका बहुत अच्छा काम है और जो लोगों को वो काम लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सो आई होप आप भी हमें हेल्प करोगे ऐसे लोगों को जोड़ने में। सो डेफिनेटली हम काम कर ही रहे और अच्छा काम करेंगे। अब आप भी हमारे साथ हो तो काम अच्छा ही होगा। थैंक यू फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच।